वो सब बेटा उसी में ही है, उसी में ही है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो छोटे सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं। इन्फ्लेशन पे आओ। बेटा फरीद अपनी चेयर यहाँ ले आओ आगे। वो सब उसी में ही है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट सब शॉर्ट कॉन्सेप्ट। इधर लगा लो या फिर बीच में लगा लो, रास्ता बन जाए। चले जी। बेटा इन्फ्लेशन के टॉपिक पे आइएगा। आप लोगों को जो आज नोट्स मिले उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी शायद है। सर्कुलर फ्लो में कल करना, क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है, उसके अंदर ज्यादा दिमाग चाहिए होता है। अभी आप सब लोग ट्रेन आउट हुए हुए, मैं भी ट्रेन आउट हुआ हूँ। चले इन्फ्लेशन पे आए। बेटा इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। अफेक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अफेक्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। सही है। अफेक्ट्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अफेक्ट्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। पहला अफेक्ट जरा देखिएगा। देखिए आप लोगों के पास ये चेन बनी हुई है। आप लोग कहते हैं सर हमें आंसर लिखना नहीं आता या फिर हमारा आंसर प्रॉपर तरह बन नहीं पाता। आप इन चेन्स को फॉलो करेंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली तैयार होना शुरू हो जाएगा। इन पैराग्राफ फॉर्म तरीके से लिखेंगे। यहां पर देखो जरा। पहला इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि आपकी प्राइसेस बढ़ रही। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। आपकी कंजम्पशन क्या होगी? कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कम होगी तो क्या मैं लेबर लोग को हायर करूंगा टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं, तो डिमांड फॉर लेबर, जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। कोई मसले वाली बात। अब बेटा जरा अपने पास नोट्स में एक चीज लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखें जरा। चार्ली इंडिया गया एक्सपो में, लिखे जरा जल्दी से। चार्ली इंडिया गया एक्सपो में। चार्ली इंडिया गया एक्सपो में। अब बेटा बात सुनो। चार्ली का निकालेंगे आप लोग सी, इंडिया का निकालेंगे आई, जी का निकालेंगे जी, एक्सपो का निकालेंगे एक्स और मे का निकालेंगे एम। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। कोई मसले वाली बात? नाउ व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? सी इज कंजम्पशन, कंजम्पशन। चाहिए। व्हाट इज आई? इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज जी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू और एम इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। बेटा जो हमारे पास एक्स माइनस एम है, ये वाली चीज, ये जो x माइनस एम है, इसको आप नेट एक्सपोर्ट्स भी कह सकते हैं, इसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों कहते हैं? हम लोग जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है भाई? चार्ली इंडिया गया एक्सपो में, यही सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, क्योंकि ये चीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सही है। तो भाई अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, पहला क्या था? प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, कंजम्पशन कम होगी ना। कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर, उससे अनएम्प्लॉयमेंट। पहला इफेक्ट आ गया। दूसरे पे आओ। बेटा बात सुनो, पाकिस्तान में महंगाई आ गई। जब पाकिस्तान में महंगाई आएगी तो पाकिस्तान का सामान एक्सपेंसिव होगा कि सस्ता होगा? तो अपनी एक्सपोर्ट प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? सही है, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो लोग हमसे खरीदेंगे सामान या नहीं खरीदेंगे? तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी, एक्सपोर्ट क्वांटिटी कम होगी तो अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्या हो जाएगा? एक चीज साइड में होगा कि अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम। लेकिन अगर मैं इसको इंपोर्ट के साथ कंपेयर करूं, जो चीज पाकिस्तान में 100 रुपए की मिलती है वो सेम चीज चाइना से 50 रुपए की मिल रही है, तो इंपोर्ट प्राइस क्या हो जाएगी? एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, इंपोर्ट प्राइस। जब इंपोर्ट प्राइस कम होगी तो मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा माल इंपोर्ट करूंगा। जब मैं ज्यादा माल इंपोर्ट करूंगा तो मेरी इंपोर्ट क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा?
बेटा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर रहा है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें चला जाएगा आपका? दूसरा इफेक्ट आ गया, दूसरा इफेक्ट आ गया। कोई मसले वाली बात तो नहीं है, क्लियर है कहानी। फॉरेक्स, बेटा फॉरेक्स का मतलब पता है आप लोगों को? व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स, फॉरेक्स में क्या होता है, आप लोग ना करेंसी को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है भाई? अब सोचिएगा ना इस चीज को, अगर पाकिस्तान चाइना से सामान लेगा, दोनों की करेंसी डिफरेंट है, ठीक है, वहां पर रुपया नहीं चलता, सही है, तो पहले हमें पाकिस्तानियों को अपनी करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी उनकी करेंसी में, ताकि हम उनको पे ऑफ कर सकें, सही है। ये काम फॉरेक्स का होता है कि वो कन्वर्ट करती है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के थ्रू गेम चल रहा होता है, वो खैर कल वाली बात है, हम लोग कल करेंगे इसको। फिलहाल के लिए एक चीज समझो, अगर पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आती है, तो क्या पाकिस्तान का माल एक्सपोर्ट होगा? जब पाकिस्तान का सामान एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या लोग पाकिस्तान को पे करेंगे? नहीं। जब पे ही नहीं करेंगे, तो क्या वो फॉरेक्स जाके रुपया डिमांड करेंगे? जब रुपया डिमांड नहीं करेंगे, तो करेंसी की वैल्यू, करेंसी डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाएगी। ये आपका तीसरा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। कोई मसला? नहीं। समझ गए बात को? हाँ हाँ, क्लियर है चीज आके? अगर डिमांड कम हो रही है, आपको आपका सामान कोई खरीद ही नहीं रहा, तो आप किस तरह अट्रैक्ट करेंगे उसको? कैसे? इम्पोर्ट्स में करेंसी की बात कर रहा हूँ, आपका माल कोई खरीद नहीं रहा, आपको कोई पे नहीं कर रहा, डिमांड फॉर करेंसी गिर गई, कोई खरीदार नहीं है आपकी करेंसी का, तो वैल्यू ऑफ करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वही तो बात है ना। आगे आए, व्हाट इज रियल इनकम? बिल्कुल बेसिक सी बात है, रियल इनकम परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल इनकम क्या होती है? जो आपकी माहाना इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट, तो आपके पास रियल इनकम आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, मैं अपने एम्प्लॉय की वेज बढ़ाता हूं 10% से, और महंगाई आ रही है 15% से, तो महंगाई ज्यादा है और उसकी वेज इंक्रीज कम है, तो आपके पास उसकी रियल इनकम क्या हो जाएगी? 5% से फॉल हो जाएगी। इसी तरह ये वाला एक केस मैंने मॉक में दिया था आप लोगों को डेटा रिस्पॉन्स में, जहां पर वो आपसे कह रहा था कि व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, और आप लोग इतने होशियार हैं कि आप मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट में और रियल इंटरेस्ट रेट में जमीन आसमान का फर्क। रियल इंटरेस्ट टर्म क्या कहती है? नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। कि भाई बैंक अगर आपको 10% सूद देता है और मुल्क में इन्फ्लेशन 5% से आ रही है, तो नेट में कितना फायदा हो रहा है आपको? 5%। ये होता है रियल इंटरेस्ट रेट, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। ये है टर्म किसकी? रियल इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? कि इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है और इंटरेस्ट का रेट कम है। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? कि इंटरेस्ट का रेट ज्यादा है और इन्फ्लेशन का रेट कम। तो जरा समझा करो क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। 2 मार्क का सवाल था, मेजोरिटी ने गलत किया हुआ। फर्दर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, बेटा पेंशन अर्नर्स, ये वो रिटायर्ड बुढ़े होते हैं जो सिर्फ पेंशन पे जी रहे होते हैं, इनकी इनकम होती है फिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बाबा है जिसकी इनकम 50,000 रुपए फिक्स है महीने, ठीक है। अब जब महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको उसी 50,000 रुपए में मैनेज करना है ना, 50,000 से ऊपर तो पेंशन जाएगी नहीं। तो जो हमारे रिटायर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए एक मसला आना शुरू हो जाता है, जिससे ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लेंडर एंड बोरोवर, आता है ये केस, लैंडर बोरोवर वाला। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर हुसैन ने मुझसे 100 रुपया उधार लिया हुआ है, ठीक है, इसने कहा कि मैं आपको अगले साल वापस करूंगा, मैंने कहा सही है, 100 के बदले में 110 रुपए वापस करना, 10% मैंने सूद लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया 10%। तो ये आया अगले साल, ये बोरोवर है, मैं लेंडर हूं, ऐसा ही है ना? हाँ, ये बोरोवर है और मैं लेंडर हूं, सही है। इसको मैंने 100 रुपए दिए, ये अगले साल 110 रुपए लेके वापस आ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि इन्फ्लेशन आ रही है 20% से, मैं इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा हूं इससे? 10%। महंगाई कितने से आ रही है? 20% से, तो भाई मैं तो नुकसान में जाऊंगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर जब इन्फ्लेशन आती है, लेंडर नुकसान में होता है, बोरोवर फायदे में होता है। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट कर दूं कि महंगाई कम हो गई है, तो बोरोवर फायदे में होगा, बोरोवर फायदे में होगा और लेंडर नुकसान। समझ गए हैं बात को?
मेन्यू कॉस्ट एंड शू लेदर कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट बहुत सिंपल है भाई, प्रिंटिंग कॉस्ट जो आपकी बिजनेस की पड़ रही होती है, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ जाती है। व्हाट इज शू लेदर कॉस्ट? जब आपने जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट लगाई हुई होती है और हर घंटे के हिसाब से या फिर दिनों के हिसाब से इन्फ्लेशन आती है, ये दोनों केसेस हाइपर इन्फ्लेशन का पार्ट। सही है, ये दोनों केसेस हाइपर इन्फ्लेशन का पार्ट। समझ गए बात को? आगे, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। पहला केस जो हमारे पास है बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो बात सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप डायग्राम बनाते हैं, यहां पे प्राइस आ गई, ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे रियल जीडीपी, आप क्वांटिटी नहीं लिखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी नहीं आती, रियल जीडीपी या फिर रियल इनकम जो लिखना चाहे, क्वांटिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब बात सुनो, एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। मैं शॉर्ट रन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में फर्क हो। सही, इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल बाय और प्राइजेस। ठीक है, अब बेटा बात सुनो, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। बेटा बात सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमेशा तब आती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। तो हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो या तो मैं इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, या फिर इसको। तो बेटा इन सबसे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो किस तरफ जाएगी? राइटवर्ड्स, फ्रॉम एडी टू एडी 1, इक्विलिब्रियम ई से E1। बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? आपके जीडीपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? कोई टेंशन, कोई मसला? सर ये किस तरह हो सकता है? बेटा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिख के दी हुई है, आप लोगों ने रट्टे नहीं मारने, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। याद करना तो कर लो भले, मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ही एक वो नहीं है कि यही चीज है, इसके अलावा और भी हजार चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, सर कंजम्पशन कैसे बढ़ सकती है? गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए। गवर्नमेंट जब टैक्सेस कम करेगी तो उससे आपकी स्पेंडिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड। सिंपल। आ गया इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल का जो रिवॉर्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अगर बेटा मैं इंटरेस्ट कम करता हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मशीन्स। सही है, अगर मैं इंटरेस्ट कम करता हूं तो आपकी इकोनॉमी पे तीन इफेक्ट आएंगे। पहला सेवर, दूसरा स्पेंड करने वाला, और तीसरा लोन लेने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला। अब बात सुनो, बेटा इंटरेस्ट कम हो गया, सेविंग बढ़ाएंगे कम करेंगे? सेविंग कम कर देंगे। सेव नहीं करेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? स्पेंड। आपकी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा। और बेटा जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे लोन सस्ता होगा या लोन महंगा होगा? सोच के बताओ। इंटरेस्ट कम होगा तो लोन सस्ता होगा या महंगा होगा? सस्ता होगा। जब लोन सस्ता होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी? तो उसके लिए, उसकी वजह से वो एक अट्रैक्टिवनेस आएगी इन्वेस्टर्स के अंदर के, यार लोन सस्ता मिल रहा है, हम लोग ज्यादा मशीन्स लेके आते हैं। तो बेटा उससे इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट आएगा? सेविंग कम हो गई, स्पेंडिंग बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? कोई मसला? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब किसको अफेक्ट कर रहा होगा? आपकी एग्रीगेट डिमांड। एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। सर एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं? अगर मैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज देना शुरू कर दूं, या उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर दूं, या टेक्नोलॉजी ले आऊं, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दूं, कोटा लगा दूं, किसी भी तरह की प्रोटेक्शनिज्म लगा दूं, इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा इन सबसे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है? कोई मसले वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात है? अब जरा बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट के ऊपर। आपकी वर्कशॉप कितने बजे? यहीं पे होगी ना? मल्टीप्लायर इफेक्ट, बेटा एक कॉन्सेप्ट समझना है, और ये इसको अपने पास नोट डाउन कर लें कि ये बेनिफिट है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का। इसको अपने पास लिख लो,
कि ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का बेनिफिट है। आप लोगों ने थ्रू आउट ड्रॉबैक्स पढ़े ना, कि मेन्यू कॉस्ट, यूजर कॉस्ट और ये और वो, ये बेनिफिट है। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट? देखिए, हमारे पास लेट से मुल्क में केस चल रहा है कि यार रिसेशन है और हमें रिसेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन? हालात खराब हुए में, जीडीपी वीडीपी गिरा हुआ है, ताकत नहीं है मुल्क में। सही है। अच्छा, यहां पर रिसेशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक काम किया। वो काम क्या था कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए। ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्सेस कम करेगा तो उससे बेटा आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो उससे आपकी स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा? कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ने से एडी। जब बेटा एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। तो बेटा आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो अपने आप फरिश्ते तो नहीं बनाएंगे, आगे क्या चाहिए मुझे? लेबर। तो डिमांड फॉर लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब डिमांड फॉर लेबर आपके पास बढ़ेगी बेटा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? ये चेन थी जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी थी। सिंपल सी थी कि टैक्सेस कम करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। लेकिन ये सिंपल सी चेन से और मल्टीपल बेनिफिट्स निकल रहे होंगे। अब मैं अपने पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, जरा देखते रहिएगा बेटा। जब आपके पास प्रोडक्शन बढ़ती है तो उससे आपके पास मशीन्स आती हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट आने का चांस है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वापस से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सुनो, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने का चांस है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से वापस एडी क्या होगा? बढ़ेगा। जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है तो बेटा उनको क्या मिलता है? वेजेस से वो फर्दर स्पेंडिंग करेंगे। फर्दर एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? जब बेटा वेजेस कमाएंगे तो वो गवर्नमेंट को क्या देंगे? तो गवर्नमेंट के पास क्या पैदा होगा? टैक्स रेवेन्यू। उसको गवर्नमेंट किस तरह यूटिलाइज करेगा? उससे वापस से एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ऑब्जेक्टिव की वजह से ये मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं ये क्या कहलाए जाते हैं? बढ़कर। ये आपका बेनिफिट होता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने। समझ गए बात? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, क्लियर है? अब अगर मैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे देखिएगा, मेरी एग्जांपल याद है कि मेरी औकात 1000 टी शर्ट बनाने की है, लेकिन मैं खाली कितने बना रहा हूँ? 500। यहाँ पे आया गुड बाय, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, ये आ रहा है आपका पीपीसी। ये है मेरा एक्चुअल पॉइंट। एक्चुअल कितना है? 500। औकात कितनी है? 1000। तो भाई जब मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ना, यानी कि जब कंज्यूमर मुझसे डिमांड करेगा मैं तभी प्रोड्यूस करूंगा ना। मेरी डिमांड ही 500 की थी तो मैं 500 टी शर्ट बना रहा था। 600 की डिमांड हुई तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। 800 की डिमांड हुई, प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि बेटा जैसे जैसे आपके पास एक्चुअल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, इनएफिशिएंसी, वेस्टेज, डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। यहां तक बात तो मानते हैं? ठीक है। अब बात सुनो, जब भी आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो शॉर्ट रन में आपके पास क्या आता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन अगर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट शॉर्ट रन में इसको अगर ना रोका गया, कंट्रोल ना किया गया, तो बेटा मेरा एक्चुअल कहां पे चला जाएगा? अपने पोटेंशियल पे। और जब मेरा एक्चुअल अपने पोटेंशियल पे जाके बैठता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? जरा जनरल बात समझना। देखो भाई, फॉर एग्जांपल फरीद मुझसे टी शर्ट खरीद रहा है। मेरी मशीन की औकात कितनी है? 1000। फरीद मुझसे टी शर्ट खरीदने आया, सर मुझे 700 टी शर्ट चाहिए, बना सकता हूँ? भले मैं थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ा दूं। सर मुझे 900 टी शर्ट चाहिए, बना सकता हूँ? सर 1000 चाहिए, यहाँ पे आ, बना सकता हूँ? सर मुझे 1500 टी शर्ट चाहिए, क्या मेरी औकात है? सर मैं आपको डबल पैसे दूंगा, क्या फिर मेरी औकात बढ़ जाएगी इससे? मैं आपको 3 गुना दूंगा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रही होती है जबकि आउटपुट अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है, जो यहां पे हो रहा है। सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं, आउटपुट अपनी जगह पे बैठा हुआ है। बेटा इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। कोई मसले वाली बात है? समझ गए हैं बात को? क्लियर है पूरी कहानी? सही है, आगे बढ़ते हैं।
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आप सबने पढ़ा है, किस तरह बनता है? इरेजमेंट वाला जो है किस तरह बनता है? ऐसा एक ये एल शेप में। रीजन पता है पीछे क्यों होता है ऐसा? रीजन टाइम से वेरी करता है, सही है। बाकियों को पता है रीजन क्यों होता है? लॉन्ग रन कैन इंक्रीज, ये पॉलिसीज है बेटा, बात सुनो। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बनता है कैसे, देखिएगा जरा। बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है। पहले केस हमारे पास क्या है, नो इन्फ्लेशन, सही है। मैं यहां पे साथ साथ प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई के साथ लिंक करूंगा, देखते रहिएगा भाई। इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गया मेरे पास जीडीपी, ठीक है। ये आ रहा है एग्रीगेट डिमांड, और ये आ रहा है मेरे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। करंटली मेरे पास ये मामला चल रहा है, ठीक है। फरीद की डिमांड बढ़ गई, सही है। फरीद की डिमांड बढ़ी, फरीद ने कहा कि मुझे और चीजें चाहिए, मेरे पास मेरे प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी खासी अवेलेबल। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो घर के आदमी हो, ले जाओ, मैं और प्रोड्यूस कर दूंगा। यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रही है फ्रॉम 80 टू 81, एट द सेम टाइम आपकी सप्लाई पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी बढ़ गई। इक्विलिब्रियम नया आ गया, एट द सेम प्राइस लेवल मेरा आउटपुट क्या हो गया। इसे हम लोग कहते हैं नो इन्फ्लेशन का केस, जहां पर आपकी प्राइस जो है वो सेम रहती है, जबकि आपका जीडीपी क्या हो जाता है। कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात, क्लियर है। अगर मैं इसको पीएस के साथ लिंक करूं, यहां पे आ गई प्राइस, यहां पे आ गई मेरे पास क्वांटिटी। बेटा अगर मैं इन दो इक्विलिब्रियम को कनेक्ट करूं, किस तरह का शेप बन रहा है हमारे पास, ऐसा शेप बन रहा है। ये क्या कहलाया जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। तो हमारे पास फिलहाल पीएस क्या चल रही है, कोई मसले वाली बात। अब आगे सुनो। बेटा प्रोड्यूसर हूं मैं, इंसान हूं, आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेस कम हो, सही है। सेकंड केस जो हमारे पास है उसका नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन। फरीद आया, सर मुझे ना 700 टी शर्ट चाहिए, अभी भी रिसोर्सेज है मेरे पास। देखो जरा, यहां पे आ गई प्राइस, यहां पे आया जीडी, एग्रीगेट डिमांड एस आर एस, इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई, प्राइसेस पी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई 80 से 81। मैंने फरीद से कहा कि भाई मैं तुम्हें दे दूंगा सामान जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्राइसेस चार्ज करूंगा। मेरी सप्लाई तो बढ़ रही है, ठीक है। एस आर एस से हम आ गए एस आर एस वन पे, इक्विलिब्रियम ई से ई वन। आपका आउटपुट लेवल बढ़ गया और प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखें प्राइसेस थोड़े से बढ़ रही है, जबकि जीडीपी कंपैरेटिवली, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो ये कैसा बन जाएगा, इलास्टिक। तो अब यहां पे देखें जरा, प्राइस क्वांटिटी कैसे बन रहा है, इलास्टिक, कोई मसले वाली बात। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेस क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। जब रिसोर्सेस कम होती रहेंगी तो बेटा मेरा पीएस किस में चला जाएगा, इन इलास्टिक। और फिर आगे जाके जब मैं अपनी 1000 टी शर्ट पे पहुंच जाऊंगा, जब मेरी औकात पूरी हो जाएगी, फरीद आया सर मुझे 1200 टी शर्ट चाहिए, क्या मेरी औकात है, मेरी जगह, मेरी जो प्रोडक्शन है अपनी जगह पर खड़ी है फिक्स, वो हिल नहीं सकती, सिर्फ प्राइसेस बढ़ सकती हैं इसलिए। फरीद ने कहा डबल पैसा दूंगा, ट्रिपल पैसा दूंगा, दे दो, उससे मेरी औकात में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो फिर आखिर में जाके आपकी पीएस कैसी हो जाएगी बेटा, जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपका होता है वो इन चारों सप्लाई कर्व्स को ऐड करके बनता है। और वो किस तरह ऐड होता है बेटा, देखो जरा, इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गया आपके पास रियल जीडीपी। सबसे पहले क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, फिर इलास्टिक, फिर देखो जरा, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, समझे बात को। इस तरीके से आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ड्राइव हो रहा होता है, बट आपने इस तरह पॉइंटर्स नहीं बनाने अपने एग्जाम में, आपने एक फ्री हैंड स्केच बनाना है। देखें कैसे, ठीक है, यू बनाएंगे आप लोग, सही है। एक फ्री हैंड स्केच आप लोग बनाएंगे, यहां पे आप लिखेंगे LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। बेटा ये देखो मेरी औकात यहां पे आके लिमिट हो गई है, सही है, मेरी औकात यहां पे आके फंस चुकी है। अब सवाल,
सर इसको पीपीसी के साथ लिंक कर दें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। देखो जरा, इधर आया आपके पास गुड बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास गुड एक्स। ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री है, ठीक है। बात सुनो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल लिमिट, औकात। तो भाई ये चीज भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको? औकात। ठीक है, तो अगर ये आपकी औकात है तो ये भी क्या है आपकी? सही है। आगे सुनो, मैं 1000 टी शर्ट बना सकता हूं, बट मैं खाली कितनी बना रहा हूं? 500। तो बेटा एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का गैप क्या होता है? वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशनरी गैप। तो बेटा अगर मैं 500 टी शर्ट्स बना रहा हूं, यहां पर वो इधर ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, एडी। असल में मेरा एक्चुअल क्या आ रहा है? वाई ए। तो बेटा जब ये एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का गैप है, ये भी क्या होगा? एक्चुअल से लेके। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वेस्टेज। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशनरी गैप। कोई मसले वाली बात? तो बेटा ये दोनों चीजें इस तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है पूरी कहानी? बस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखेंगे छोटा सा, 5 मिनट में ये क्लास को एंड करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले पेज पे आ जाए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश बहुत ही सिंपल सा केस है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके पास बेटा हमेशा तब आती है जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। मल्टीपल रीजन कुछ भी आप दे सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ जाना, सब्सिडीज कम हो जाना, मिनिमम वेजेस बढ़ जाना, वगैरह वगैरह। आपकी सप्लाई देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही है, पीछे की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो जब पीछे की तरफ सप्लाई शिफ्ट करेगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, और आपका जीडीपी लेवल गिर जाएगा। देखो ये सारी बातें तो सिंपल है जो आपको पता है, बस दो नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। एक है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? हुआ ये कि अगर पाकिस्तान चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रॉ मटेरियल इज अ नेसेसिटी गुड। पाकिस्तान अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन चाइना में इन्फ्लेशन आ गई। जब चाइना में इन्फ्लेशन आएगी तो वो सेम रॉ मटेरियल पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। अब क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, तो वो इन्फ्लेशन जो चाइना में थी वो किधर इंपोर्ट हो गई? पाकिस्तान में। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेज प्राइस स्पाइरल। व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? देखिए होता ये है कि जब प्राइस लेवल बढ़ती है, ओवरऑल रियल इनकम पे क्या इफेक्ट आता है? कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है वर्कर जो है वो भी रियल इनकम कमा रहे हैं, सही है, रियल इनकम कम हो गई आपकी। वर्कर गए मैनेजर्स के पास कि जी हमारे पैसे बढ़ाओ, हमारी रियल इनकम गिर गई है, मैनेजर्स ने पैसे बढ़ा दिए उनके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वापस से एग्रीगेट सप्लाई, वापस से प्राइस, फिर वापस से हमारा लेबर उठ के कहाँ जाएगा? मैनेजर के पास। मैनेजर को बोलेगा जी पैसे बढ़ाओ। यानी कि ये एक साइकिल है, ये एक स्पाइरल है जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगी। समझ गए बात को? कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, कल अगर हम लोग, क्या टाइम है हमारा? 3:30 या 4 तक अगर कर ले, क्योंकि वैसे ही नमाज का होता है। 4 बजे कर, 4 बजे कर लें कल। इशू तो नहीं है किसी को? बस ठीक है, जा सकते हैं। कितने बजे? तो होने दो। आपने मेरा मौका दिया, हार मारूंगा ना बस। जी। जी बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा बेटा, लास्ट जो हमारी बातचीत चल रही थी उसके अंदर हम लोगों ने अपना इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। आप लोगों को ये बात समझाई गई थी कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला याद करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोगों को एक सीक्वेंस याद करवाया गया था, चार्ली इंडिया के एक्सपो में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। आप लोगों को ये बात भी बताई गई थी कि डिमांड टू इन्फ्लेशन आपके पास तब आती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आती है? जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। अच्छा अब हमें तीसरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करना है जो है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। देखिए
मॉनेटरी इन्फ्लेशन के अंदर जो गेम आपका चल रहा होता है वो मनी डिमांड और मनी सप्लाई का चल रहा होता है, ठीक है। व्हाट इज मनी डिमांड? इंसान पैसे की डिमांड सिर्फ दो सूरतों में करता है, या तो सेविंग के लिए या तो खर्चे के लिए, दैट इज ट्रांजैक्शन। पैसा आएगा तो या तो स्पेंड करेगा या तो उसको सेव करेगा, कोई तीसरा ऑप्शन अपने पास नहीं। अगर मनी सप्लाई की बात की जाए तो बेटा मनी सप्लाई जो मैनेज कर रहा होता है उसका नाम है सेंट्रल बैंक। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सारे बैंकों का अब्बू, जो गवर्नमेंट का ओन बैंक होता है, गवर्नमेंट सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना, प्राइसेस को मेंटेन करना, ये सब हमारे पास सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस लिखे हुए हैं बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये आपको डे टू के नोट्स में मिलेंगे, अभी तक वही चल रहा है। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक क्या होता है, बेसिक सी डिफरेंसेस हैं। कमर्शियल बैंक हर वो बैंक जो एक प्राइवेटली ओन एंटरप्राइज है, जैसे कि हबीब बैंक हो गया, मीजान हो गया, ये सारे होते हैं। सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो हर चीज को मैनेज कर रहा होता है। अगर बेटा हम लोग बात करें कि इन्फ्लेशन आती कैसे, मॉनेटरी वाली, जरा डायग्राम को देखिएगा। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपकी मनी सप्लाई होती है हमेशा फिक्स होती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर मैं हर बंदे को डायमंड पकड़ा दूंगा तो क्या डायमंड की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? नहीं रहेगी। इसीलिए अगर मैं हर बंदे को पैसा पकड़ा दूंगा तो क्या पैसे की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? नहीं। इसीलिए बेटा पैसे की सप्लाई हमेशा कैसी होती है? फिक्स्ड। कोई मसले वाली बात? पैसे की सप्लाई हमेशा कैसी होती है? फिक्स्ड, एक जगह पे खड़ी हुई है, सही है। आगे सुनो। और मनी डिमांड कैसी आती है आपकी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। भाई यहां पे आपका इक्विलिब्रियम बन रहा है, और लेट से ये आपके पास कुछ 10% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है। 10% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, और क्वालिटी आपके पास क्या चल रही है? क्यू। आगे सुनिएगा। अगर मैं इसका लिंक इन्वेस्टमेंट के साथ क्रिएट करूं, यहां पे इन्वेस्टमेंट आ गई, यहां पे आपके पास बेटा इन्वेस्टमेंट आ गई, सॉरी यहां पे इंटरेस्ट रेट आ गया, सही है, छोड़ दूंगा लगा। यहां पे क्या आ गया आपके पास बेटा? इंटरेस्ट रेट। और यहां पे क्या आ गया आपके पास? इन्वेस्टमेंट। बात सुनो, सर इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, पहले तो इस चीज को समझा। यहां पर जिस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो मशीन्स आप यूज करेंगे। अगर इंटरेस्ट बढ़ता है, लोन महंगा हो गया, तो क्या आप लोन लेंगे? नहीं। आप लोन नहीं लेंगे तो मशीन्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो अब यहां पे देखो जरा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोन लोग कम लेंगे, इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर लोन सस्ता होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? बेटा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है आपके पास? कोई मसले वाली बात? क्लियर है यहां तक कहानी? अब बात सुनो बेटा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपके पास? 10%। 10% जब इंटरेस्ट रेट चल रहा था, मैं अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट करता था, सही है। मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? यहां पे। यहां तक कोई टेंशन? सारी बातें क्लियर है। अब बेटा यहां पर एक गेम आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब पता है आप लोगों को? बॉन्ड का मतलब पता है आप लोगों को? आसान लफ्जों में अगर एक बात बताऊं तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। एक कागज का टुकड़ा है, एक सर्टिफिकेट। आप बैंक जाएंगे, आपने बैंक को बोला कि भाई ये मेरे पास 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए लो और मुझे बदले में क्या दे दो? बॉन्ड दे दो, सही। बॉन्ड इज अ मीडियम ऑफ सेविंग। आसान लफ्जों में जब आप बैंक में सेव करते हैं उसी तरह बॉन्ड की सूरत में भी सेव कर रहे होते हैं। लेकिन क्या मैं उस बॉन्ड से सब्जी खरीद सकता हूँ, या मैं उस बॉन्ड से चिकन खरीद सकता हूँ? यानी कि बॉन्ड कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है। अब वो कागज का टुकड़ा मेरे लिए क्या है? सेविंग। भाई मैं बैंक गया, बैंक को मैंने बोला भैया 100 रुपए का मुझे क्या दे दो? बॉन्ड। 100 रुपए लो, बॉन्ड दे दो। अब वो 100 रुपए किसके पास गए? बैंक के पास। क्या मेरे पास 100 रुपया है? मेरे पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो ये बता रहा है कि बैंक से मैं आगे जाके अपने 100 रुपए वापस ले सकता हूँ। लेकिन जो बॉन्ड मेरे पास है, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन के लिए? यानी कि जब मैं बॉन्ड खरीदता हूँ, कंज्यूमर, जब कंज्यूमर बॉन्ड खरीदता है तो मुल्क में मनी सप्लाई क्या हो जाती है? जब मैं वापस बैंक जाऊंगा, बैंक को बॉन्ड सर्टिफिकेट पकड़ाऊंगा, बोलूंगा कि भाई मेरे 100 रुपए वापसी कर दो, तो मुल्क में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? यहां पर गेम आता है सेंट्रल बैंक का, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है।
और जब हम लोग मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ाना। अब सुनना जरा गेम यहाँ पे क्या होता है। भाई मैं गवर्नमेंट हूं, आप सारे पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और आप लोगों के पास बॉन्ड्स है। क्या आप बॉन्ड को यूज कर सकते हैं सामान खरीदने के लिए? नहीं। यानी कि मुल्क में मनी सप्लाई क्या हुई है इस टाइम पे? कम। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाईजान बात ये है, आपके पास जितने भी बॉन्ड है ना, सारे बॉन्ड मुझे दे दो, बदले में मुझसे क्या ले लो? कैश। यानी कि मी बीइंग अ गवर्नमेंट, मैं बॉन्ड को बाय कर रहा हूं या बॉन्ड को सेल कर रहा हूं? तो मैं बॉन्ड को बाय कर रहा हूँ या मैं बॉन्ड को सेल कर रहा हूँ? बेटा मैं गवर्नमेंट जो हूँ वो बॉन्ड को बाय कर रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ ना। मैंने पैसा दिया आपको, बदले में सर्टिफिकेट ले लिया। तो मी बीइंग अ गवर्नमेंट यानी कि मैं सेंट्रल बैंक, मैंने क्या किया, मैंने बॉन्ड को बाय कर। जब भी आप बेटा मुल्क में बॉन्ड्स को बाय करते हैं तो उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो नया इक्विलिब्रियम आएगा, E1। नई क्वांटिटी आ जाएगी, Q1। बेटा आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? आपका इंटरेस्ट रेट 10% से कितने पे आ गया? 5% पे। जब आपका इंटरेस्ट रेट 10% से 5% पे आएगा तो लोन महंगा होगा कि सस्ता होगा? सस्ता होगा। लोन जब सस्ता होगा तो मैं ज्यादा लोन लेना शुरू करूंगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? मैं आ गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, चार्ली इंडिया गया एक्सपो में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सी प्लस आई। ये आई क्या हो गया? जब आपका आय बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, इन्फ्लेशन आ गई। मॉनेटरी इन्फ्लेशन कब आती है? जब भी आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही होती है। यहां तक कोई टेंशन वाली बात क्लियर है? और मैं इसका एक और लिंक क्रिएट करता हूं, बात सुनो। बेटा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां पर आपके दो कंपोनेंट्स पे और अफेक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अच्छा बेटा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या मुझे सेव करने पे कोई इंसेंटिव मिलेगा? नहीं। क्या मैं सेविंग करूंगा? मैं सेविंग नहीं करूंगा तो क्या कर रहा हूँ मैं? स्पेंडिंग कर रहा हूँ। स्पेंडिंग करूंगा तो वापस एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस। तीन तरह की इन्फ्लेशन थी, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी। बेटा सब जो कॉस्ट पुश है उसको साइड में करो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और मॉनेटरी इन्फ्लेशन, ये दोनों डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहलाई जाती हैं, क्योंकि ये दोनों एग्रीगेट डिमांड क्या करती हैं? देखो जो पीछे डिमांड पुल थी वो तो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रही है ना, ये इनडायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रही है, इन दी एंड बढ़ा तो रही है। यानी कि ये भी आपके पास कौन सी इन्फ्लेशन है? डिमांड साइड इन्फ्लेशन। कोई टेंशन यहाँ तक क्लियर हो गई है सारी बातें? कम भी तो होगी क्या? स्पेंडिंग भी तो कम होगी। एक सेकंड रुक जाए। हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी तो कम किस तरह? गवर्नमेंट अगर बॉन्ड लेगी तो फंड तो होगा उसकी। सही है। तो क्या गारंटी है जो फंड्स आपके पास हैं आप उनको स्पेंड ही कर रहे हो? पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे ना अभी। कोई टेंशन यहां तक? सही टाइम पे आया है। हाँ बता देता हूँ। तो बेटा मनी सप्लाई में कहीं कोई इशू आ रहा है? मनी सप्लाई का जो मैंने वैसे आपको एक बेसिक बात बताई है वो क्या है कि मनी सप्लाई इज ऑलवेज फिक्स्ड, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको दे दी है परफेक्टली इन लास्ट। गेम यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास मनी सप्लाई का गेम चल रहा होता है कि मनी सप्लाई बढ़ती कैसे है। देखो ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है कि हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगानी है या हमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी है, सही है। अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जाते हैं तो ये गेम होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी की तरफ ऑपोजिट गेम होता है, वो मैं भी आप लोगों को पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई तीन तरह की इन्फ्लेशन, तीन बीमारियां, सही है। ये जो आप लोग इन्फ्लेशन के आंसर में फंस जाते हो ना कंक्लूजन के अंदर कि यार कौन सी बीमारी पे कौन सी पॉलिसी लगाएं,
याद रखे, 3 बीमारी हैं। अगर मेरे सर में दर्द है तो क्या मैं पेट के दर्द की गोली खाऊंगा? जो सर में दर्द है तो सर के दर्द की खाऊंगा ना। मैं आपका फोन उठा के, ओए, आपका फोन उठा के फेंक दूंगा मैं। अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं सर दर्द की गोली खाऊंगा ना, पेट दर्द की तो नहीं खाऊंगा। तो बेटा अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आ रही है तो पॉलिसी कौन सी लगाएंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है, कॉस्ट पुश कब आती है? जब एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। तो मैं कौन सी पॉलिसी लगाऊं एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए? मॉनेटरी इन्फ्लेशन कब आती है? जब मनी सप्लाई, तो मैं मनी सप्लाई क्या करूंगा? समझते हैं यहाँ तक बात को? अब बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पॉलिसीज के चैप्टर के ऊपर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे अभी आते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्किप करें अभी। यहाँ पे आएगा पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन। सेविंग करना छोड़ दें कि बैंक से पैसे बाहर निकाल दो स्पेंडिंग करें। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो भी सुन ले भाई। आपके पास मॉनेटरी इन्फ्लेशन में एक टर्म लिखी हुई है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या है वो? बेटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है एम वी इज इक्वल्स टू पीटी। एक सेकेंड ओके। क्या फॉर्मूला है? एम वी इज इक्वल्स टू पीटी। अब इसमें एम का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। सही है। एम का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि पैसा कितनी अमाउंट से मुल्क में घूम रहा है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। पी का मतलब होता है प्राइस लेवल, और टी का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन। अब बात सुनो। भाई मैं इसकी दुकान पे गया, मैंने 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पकड़ ली, ठीक है, 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मैंने खरीदी। पैसा जो है, मैं ट्रांजैक्शन कितने से कर रहा हूँ? मैं ट्रांजैक्शन कितने से कर रहा हूँ? और कितनी अमाउंट से पैसा मेरे पास से इसके पास गया? 100 रुपए से। फिर मैं, आपका नाम क्या था? मैं सयान की दुकान पे गया, मैंने बर्गर खरीदा 200 रुपए का। ट्रांजैक्शन कितने की कर रहा हूँ? पैसा कितने से घूम रहा है? यानी कि आपका ट्रांजैक्शन और आपकी वेलोसिटी, ये दोनों हमेशा क्या रहती हैं? सेम रहती है। यहाँ तो कोई मसले वाली बात, यहाँ तक कोई मसले वाली बात है? आगे सुनो। बचा क्या हमारे पास? एम इज इक्वल्स टू पी। एम इज इक्वल्स टू पी, यानी कि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू प्राइस। बेटा अगर मैं मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ाता हूं तो उससे इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आता है? इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे आपकी सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी स्पेंडिंग यानी कि आपकी कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? आपके एडी पे क्या इफेक्ट आएगा? और जब एडी बढ़ता है तो बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आता है? वेलोसिटी, ये जो अपने पास है, क्या नाम था इसका? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूरी मॉनेटरी इन्फ्लेशन की एक शॉर्ट सी समरी है। समझ गए बात को? क्लियर है कहानी? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? चले बेटा पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाए। इन्फ्लेशन आपको मैंने बताई नहीं है। आपको मैंने बेसिक बातें भी बताई थी कि माइल्ड इन्फ्लेशन क्या होती है और आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है। सही है। हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का डिफरेंस सीखना है। देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ जाना। डिफ्लेशन का मतलब क्या होगा? प्राइसेस। अब डिफ्लेशन आपके मुल्क में बेटा दो तरह से होती है, या तो वो होगी गुड डिफ्लेशन या तो वो होगी बैड डिफ्लेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इज डिफ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी? इस तरह का सवाल आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोगों ने, मेजोरिटी ने सिर्फ एक चीज ये सीखी हुई है कि डिफ्लेशन तब आती है जब प्राइसेस गिरती हैं, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। यही चीज सीखते हुए आए होंगे आप लोग, सामने देखिएगा। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे बैड डिफ्लेशन, बैड डिफ्लेशन विद गुड डिफ्लेशन। देखो बेटा केस को बड़े गौर से समझना। यहाँ पे हमारे पास, मैं डायग्राम बना रहा हूं, पहले इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया आपके पास रियल जीडीपी, ठीक है। ये आपके पास एक्समैन आ गया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एस आर एस एडी। करंटली आपके पास ये इक्विलिब्रियम चल रहा है, ये आपके पास इनकम लेवल आ गई और ये आपके पास प्राइस लेवल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा भाई, बैड डिफ्लेशन सुनिएगा भाई। लेट से मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगा तो बेटा आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? कम होता है। इनकम कम होगी तो आपकी स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा? स्पेंडिंग कम होगी तो कंजम्पशन, उससे एग्रीगेट डिमांड। अच्छा अब यहाँ पे जरा केस को देखो।
एग्रीगेट डिमांड जब आपकी कम होती है तो वो ऐसे पीछे शिफ्ट मारेगी, फ्रॉम एडी टू एडी वन, ठीक है, एडी टू एडी वन, इक्विलिब्रियम ई से आपके पास प्राइसेस कम हो गई, कम हो गई प्राइस, प्राइस कम हो गई, तो डिफ्लेशन की जो डेफिनेशन है, जो उसकी कंडीशन है, वो तो मीट हो गई अपने पास कि भाई प्राइस कम हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपके जीडीपी पे क्या अफेक्ट आ रहा है, जीडीपी गिर रहा है, रियल जीडीपी गिर रहा है, यानी कि आपका जीडीपी लेवल जब फॉल होगा तो बेटा आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा। अब सवाल ये कि सर ये बैड डिफ्लेशन क्यों है कि आपकी प्राइसेस तो कम हो गई लेकिन क्या मसला आ रहा है, कोई मसले वाली बात, समझ गए। अगर इसको मैं गुड पे कन्वर्ट कर दूं, लेट्स से गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी भाई, जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई, लो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दो, बढ़ गई फ्रॉम SRAS टू SRAS 1, इक्विलिब्रियम ई से E1, बेटा प्राइसेस कम हो गई, आपकी डिफ्लेशन की डेफिनेशन मीट हो गई, ठीक है भाई प्राइस कम होगी। लेकिन अगर आप एक चीज को देखें, आपके जीडीपी पे क्या अफेक्ट आ रहा है, आपका जीडीपी बढ़ेगा तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, वेरी गुड। तो बेटा जब आपके पास प्राइसेस फॉल हो रही हैं और आपके पास जीडीपी बढ़ रहा है तो ये कौन सा डिफ्लेशन कहलाया जाएगा, कोई मसले वाली बात। तो अगर 8 मार्क का सवाल आता है जहां पे वो कहता है इज डिफ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, तो आपने ये दोनों केस एक्सप्लेन करने हैं नसीब, दोनों केस एक्सप्लेन करने हैं, कोई मसले वाली बात, समझ गए। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, बना हुआ होगा गुड डिफ्लेशन बैड डिफ्लेशन, ठीक है। अब बेटा अब कुछ चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके नोट्स में नहीं है, आप लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, नोट्स नहीं मिले नसीब, नसीब। बेटे नोट्स है सबके पास, नोट्स दो ऐसा, आपके पास भी नहीं है उसको भी नोट का सेट, अभी डे 2 चल रहा है हमारा वैसे, जी डे 2 चल रहा है। सुनिएगा बेटा, गवर्नमेंट के 4 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, गवर्नमेंट के 4 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स लिखे जरा अपने पास। सबसे पहला एम गवर्नमेंट का होता है प्राइस स्टेबिलिटी, सबसे पहला एम गवर्नमेंट का क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। बेटा गवर्नमेंट का पहला एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के आगे एरो बना दे डाउनवर्ड वाला, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखना, एंड फोर्थ, फोर्थ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक और भी होता है जिसके हम लोग लिख भी सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वैसे वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ही आ जाता है लेकिन आप सेपरेट भी लिख सकते हो, हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखना। अब बेटा ये कोई सीक्वेंस नहीं है इनका कि हम लोग प्राइस स्टेबिलिटी पहले देंगे या अनएम्प्लॉयमेंट पहले देंगे, ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। तो ये 4 मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स याद रखने हैं आप लोगों ने। अच्छा अब बात सुनो बेटा, एक चीज जो आज तक मेजोरिटी बच्चों को क्लियर नहीं हुई है, वो चीज बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनते रहिएगा। ये ग्राफ की पॉजिटिव साइड है, ये ग्राफ की नेगेटिव साइड है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपके पास इन्फ्लेशन और यहाँ पे आ रहा है आपके पास टाइम पीरियड। बेटा बात सुनो, 2015 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2015 में इस पेंसिल की प्राइस है लेट से 100 रुपए, ठीक है। 2016 में आपके पास इन्फ्लेशन आ रही है 5% से, 2017 में आपके पास प्राइस बढ़ रही है 10% से, 2018 में प्राइस बढ़ रही है 15% से। क्या मतलब है इसका, कि 2016 में कितनी हो गई होगी ये 105, यहाँ पे 115, यहाँ पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, एट द सेम टाइम आपकी परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस भी क्या हो रही है। बेटा इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, इस केस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन।
और ये पॉजिटिव साइड पे ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जा रही होगी, कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो ये केस क्या कहलाया जाता है? इन्फ्लेशन। आगे सुनो। 2019 में प्राइस अभी भी बढ़ी है, लेकिन लेट से 13%, जो इसके मुकाबले में कम। कितने परसेंट से बढ़ी? 13%। आगे सुनिएगा। 2020 में प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट डेट से 7% से। सही है। और 2021 में प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट कितने से? 5% से। तो बेटा अब यहाँ पे देखो कितनी हो गई, 143। प्राइस क्या चल रही है? 130 प्लस 13 कितनी चल रही है? 143। 143 प्लस 7, 150 प्लस 5। कहने का मकसद क्या है कि आपकी प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही हैं, बट परसेंटेज इंक्रीज क्या होती जा रही है? इस केस को क्या बोलते हैं बेटा? इस केस को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। और डिसइंफ्लेशन पॉजिटिव साइड पे ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी हुई होती है, कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात। आगे सुनिएगा। 2022, 2022 में क्या हुआ? आपके पास प्राइसेस फॉल होना शुरू हो गई, -2%। 2023 -3%। 2024 -5%। बेटा अब कितनी चल रही है प्राइस? 153। अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? तो बेटा जब आपके पास प्राइसेस फॉल होना शुरू हो जाती हैं, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? और डिफ्लेशन हमेशा किधर आ रहा होगा? आपके नेगेटिव साइड पे, कोई मसले वाली बात। अब वो भले नीचे जा रहा हो या ऊपर आ रहा हो, भले वो नीचे जा रहा हो, भले वो ऊपर आ रहा हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप किधर बैठे हुए? कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात। अब आपके पास एग्जाम में सेक्शन ए में एक डायग्राम आएगी, यहाँ पे आया प्राइस या इन्फ्लेशन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया टाइम। उसने आपको कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिया, ठीक है। बेटा जब भी आपके पास ग्राफ आता है ना एग्जाम में, आपको तीन चार बातें हाईलाइट करनी पड़ती हैं, जरा लिखें अपने पास। ये डायग्राम भी ऐसी बनाए टेढ़ी मेढ़ी सी, और चीजें लिखें। सबसे पहले आपने देखना है बेटा ट्रेंड। देखो नसीब है बात, जनरेटर तो ऑन करवाएगा ना। कोई और बैठा हुआ है, देखो उसको, उसको बोलो जनरेटर ऑन करवाए। हैं? सबसे पहला पॉइंट बेटा जो आप लोगों ने नोटिस करना है वो है ट्रेंड। ट्रेंड लिख लिया। सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट। थर्ड, लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट। और फोर्थ, रीजन। रीजन, रीजन या लिंक टू केस। तो जब आप केस के साथ लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आना शुरू हो। अब देखो बात सुनो। यूजुअली क्या होता है, 4 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जहां पे वो आपसे कहता है कि भाई ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, तो मुझे इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से ये बता दें कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। इसको इसी तरह बोलो। अच्छा भाई सामने देखिएगा। बेटा चार बातें आप लोगों ने क्या हाईलाइट करनी है? ट्रेंड, हाईएस्ट,
लोवेस्ट और रीजन। अब बेटा बात सुनो, अब कहानी ये है कि एग्जामिनर ने लेट से आप लोगों से कहा कि यार यहां से लेके ना यहां तक मुझे एक्सप्लेन कर दो, यहां से लेके मुझे यहां तक एक्सप्लेन कर दे। जहां तक बात है ट्रेंड की, व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, या तो अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ट्रेंड के अंदर आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको लास्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो और ये देखते हो कि एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका? अपवर्ड। तो यहां से लेके यहां तक ट्रेंड क्या चल रहा है आपका? पॉजिटिव या फिर अपवर्ड, कोई मसले वाली बात? यहां पे एक मार्क मिलेगा। सही है। इस पूरी डायग्राम में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। ये आइडेंटिफाई करने का आपको एक मार्क मिलेगा। रीजन, केस से लिंक करना जहां पे वो बता रहा है जी, फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे काम करते हैं या फिर आपके एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो गए या इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गए। रीजनिंग जब आप केस के साथ लिंक करेंगे एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल तो आपको डेटा रिस्पॉन्स से ही देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात ये बताएं, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? डिफ्लेशन नहीं हो रहा? डिफ्लेशन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन बेटा ये वाली साइड है आपकी, ठीक है। ये भी आपके पास डिफ्लेशन है। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव को देखो ना, सिर्फ ये वाली साइड आपकी नेगेटिव जा रही है और ये वाली साइड आपकी नेगेटिव जा रही है। ये साइड भले डाउनवर्ड है लेकिन किस तरफ है? पॉजिटिव। तो ये क्या कहलाई जाएगी? डिसइंफ्लेशन। ये क्या कहलाया जाएगा? समझ गए बात को? क्लियर है? जब तक आप पॉजिटिव पे हो, अपने पास यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया करो, जब तक आप पॉजिटिव पे हो आप डिफ्लेशन में एंटर नहीं हो। कोई मसले वाली बात? समझ गए बात को? क्लियर है? चले अब जरा पॉलिसीज की तरफ पढ़ते हैं। बेटा देखो, आपके पास दो सेट ऑफ पॉलिसीज होती हैं। एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जहां पर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। तो बोलो यार। एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां पर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, कोई भी नहीं है, जहां पे आप एग्रीगेट डिमांड को कम करते हैं। तो बेटा एक्सपेंशन के लफ्ज से समझ लो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो अगर इन्फ्लेशन आ रही, हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, बेटा पहली बीमारी की पहली दवाई, हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आती है? जब एग्रीगेट डिमांड, तो हमें एग्रीगेट डिमांड क्या करनी है? हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी पड़ेगी। यहां तक कोई मसले वाली बात? क्लियर है? बेटा फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स रहते हैं आपके पास, हमेशा दो खिलाड़ी रहेंगे, एक है टैक्स और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है। अब बात सुनो, बेटा मुझे एग्रीगेट डिमांड कम करनी है तो टैक्सेस क्या करूंगा? और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जब टैक्सेस बढ़ाऊंगा तो इनकम पे क्या अफेक्ट आएगा आपकी? टैक्सेस बढ़ाऊंगा तो इनकम पे क्या अफेक्ट आएगा? आपकी स्पेंडिंग। स्पेंडिंग कम तो कंजम्पशन, कंजम्पशन कम तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम तो प्राइसेस। यहाँ तो कोई मसला? ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया हमारा। हमारे चार मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, याद है? प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइस अचीव हो गई? प्राइस आपके पास अचीव हो गई? आपके पास टैक्सेस बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस क्या हो जाएंगी? यहां तक कोई मसले वाली बात? लेकिन बेटा जब कंजम्पशन कम हो जाएगी, यानी कि कंज्यूमर लोग नहीं खरीद रहे, जब कंज्यूमर लोग खरीदेंगे ही नहीं तो क्या प्रोड्यूसर बनाएगा? जब प्रोड्यूसर बनाएगा ही नहीं तो मैं लेबर को हायर करके क्या करूंगा? मैं लेबर को, जब मैं लेबर को भगाऊंगा तो बेटा मुल्क में क्या क्रिएट हो जाएगी आपके पास? पहला ऑब्जेक्टिव एक अचीव हो गया, कौन सा वाला? प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं। यहां पर भी देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब आपके पास कम होगी तो इनकम लेवल गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी, प्राइसेस कम, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा यहां पर आपके पास आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स कितनी देर में आएंगे पता? मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव के बीच में बेटा फड्डा होना शुरू हो गया। याद रखो, जब भी आप डिमांड साइड पॉलिसीज लगाते हैं आपके पास हमेशा लड़ाई होगी
आपके पास हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, कोई मसले वाली बात। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, यहां पे देखो, इधर आ गई प्राइस, यहां पे आया रियल जीडीपी, ठीक है। आपके पास ये एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, आपके पास ये एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है, SRAS AD। यहां पे आ रही है आपके पास इक्विलिब्रियम E, इनकम लेवल Y और प्राइसेस। बेटा हमने फिस्कल पॉलिसी लगाई कौन सी, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्सेस क्या होते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब सुनो जरा, जब टैक्सेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, तो एग्रीगेट डिमांड। बेटा चार मैक्रो इकोनॉमिक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स? तो बेटा प्राइसेस क्या हो रही हैं, प्राइसेस क्या हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, वेरी गुड। लेकिन एट द सेम टाइम क्या मसला आ रहा है, जीडीपी आपका गिर रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं चारों को लिंक करूं, एक अचीव हो गया, सही है, प्राइसेस कम होंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी भी अचीव होगा। लेकिन आपका जीडीपी कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, ये अचीव। एट द सेम टाइम जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कि वो डाउनफॉल की तरफ जाएगी। दो अचीव हो रहे हैं, दो अचीव। और अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज हो, ये सेम डायग्राम थोड़ी सी देर पहले मैंने किस नाम से आप लोगों को पढ़ाई थी बेटा, उसको क्या उस पे बनी है, इधर देखो ना, क्या किस नाम से पढ़ाई थी, बैड डिफेक्ट, कोई मसले वाली बात। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से आप किस फेज में एंटर हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात, क्लियर है यहाँ तक कहानी। अब बेटा एक टर्म आती है जिसका नाम है बजट, जरूर जान को नजर नहीं आता, अभी चिल हुआ है, उसको 16 पे खोल के रखो, शिफ्ट करेंगे हम पे, अभी 10-15 मिनट चलने दो इसी में। बेटा एक टर्म हम लोग सीखेंगे उसका नाम है बजट। एग्जाम में कंफ्यूज करता है आप लोगों को, बजट का नाम लिखता है, आप लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड समझते हो। बजट क्या होता है, बजट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बजट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा आपको कितना पैसा मिला, आपको कितना पैसा मिला, सही है, और आपने कितना पैसा स्पेंड कर दिया, कितना पैसा आया और कितना पैसा आपने स्पेंड किया। जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है उसे कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, जो वो स्पेंड करता है उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि टैक्स आ रहा है 100 रुपए, हमारे पास टैक्स कितना आ रहा है 100 रुपए, और मैंने 150 रुपए मुल्क में लगा दिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट सरप्लस। और अगर बजट डेफिसिट, क्या बोलते हैं उसको, बजट डेफिसिट। अगर मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए का और मैं खाली कितने लगा रहा हूँ 50 रुपए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट, मेरी जेब में पैसा बच रहा है, ठीक है। अब मैं इसको याद करवाता हूं बुलशिट एंड बैड एज पॉलिसी के नाम से, किस तरह बना वो यहां पे देखो। भाई बजट सरप्लस क्या है, बीएस, बीएस का मतलब क्या बन जाएगा, बुलशिट। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा। अब ये ऐसे क्यों बना, बात सुनो याद रखने के लिए। बेटा बुलशिट के अंदर यानी कि बजट सरप्लस में आपकी जेब में पैसा बच रहा है, आपके पास टैक्सेस ज्यादा है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये हमने भी किस नाम से पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज ऑलवेज बुलशिट पॉलिसी। बुलशिट मतलब बजट सरप्लस, कि टैक्स रेवेन्यू आपके पास ज्यादा है और स्पेंडिंग क्या है आपकी, कोई मसले वाली बात, याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ा, सप्लाई साइड पॉलिसी। बेटा सप्लाई साइड दो तरह से चल रही होती है, एक होती है शॉर्ट रन पॉलिसी, एक होती है लॉन्ग रन पॉलिसी। शॉर्ट रन पॉलिसी में हर वो नॉर्मल चीज जिससे आपकी नॉर्मल सप्लाई, जो माइक्रो में भी आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, बस फर्क क्या है कि आप लोग यहाँ पे SRAS लिखेंगे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। किस किस तरीके से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, मिनिमम वेजेस कम हो जाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाना, नई मशीन आ जाना, सब्सिडीज मिल जाना, टैरिफ्स का हट जाना जो रॉ मटेरियल पे होता है। यानी कि आपने हर वो काम करना है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। बेटा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो उससे सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है, बढ़ जाती है। गवर्नमेंट के चार कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट। क्या प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, यस। क्या जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ गई। क्या अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास कम हो रहा है, यस। और बेटा जब प्राइसेस कम होंगी तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ने के भी तो चांसेस हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाएगा,
यानी कि सप्लाई साइड पॉलिसी में आपके चारों मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। और यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले किस नाम से पढ़ाई थी, गुड डिफ्लेशन के नाम से। कोई मसले वाली बात, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्लियर है सारी चीजें? हमने अब यहाँ पे फोकस करना है लॉन्ग रन पे। देखो बेटा, जब भी 12 मार्क का सवाल आएगा ना, जब भी 12 मार्क का सवाल आएगा, आप हमेशा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ करेंगे, LRAS कर्व। 12 मार्क में ये सिंपल वाला कर्व आप ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात सुनो। कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों का लिंक क्रिएट किया था LRAS का विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सामने देखिएगा बेटा, यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास GDP, और इधर आ रही है आपके पास गुड बाय, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास गुड एक्स। अच्छा बात सुनो बेटा, ये आपकी औकात है, पोटेंशियल। सही है। इसी तरह ये आपका LRAS आ गया। सही है, ये क्या आ रहा है आपका, पोटेंशियल आ गया। यहां तक कोई टेंशन? LRAS, और ये आ गया आपके पास वाई है। अब बात सुनो बेटा, ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, ये आपका एक्चुअल पॉइंट है। एक्चुअल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा तो पहले मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, और सेम मल्टीप्लायर इफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब यहाँ पे देखो, ये एग्रीगेट डिमांड था, ये आहिस्ता आहिस्ता बेटा आपका आगे बढ़ रहा है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहेगा तो सेम मल्टीप्लायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ तक कोई मसले वाली बात, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये जो दो एग्रीगेट डिमांड्स है ना, ये वाली दो, AD3 कर लें इसको, इसको AD4 कर लें, यहां दोनों पे मैं हाइपर इन्फ्लेशन में बैठा हूं। कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात? एग्जाम्पल मैंने कल क्या दी थी कि अगर मेरी मशीन में सिर्फ 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस करने की ताकत है, आजान मेरे पास आता है, सर मुझे 1500 टी शर्ट चाहिए, मैं आपको डबल पैसे दूंगा, आपको ट्रिपल पैसे दूंगा, क्या मेरी मशीन में इतनी ताकत है? नहीं। तो मैं किस फेज में एंटर हुआ हूँ, हाइपर में, कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं हो। अब बात सुन बेटा, अगर मैं अपनी मशीन बदल लूं, अगर मैं टेक्नोलॉजी अच्छी कर लूं, मैं अपनी औकात बढ़ा लूं, मैं अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे दूं, मैं एफिशिएंसी बढ़ा लूं, तो उन सब से मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा? तो बेटा अगर ये वाली औकात आपकी बढ़ रही है, अगर ये वाली औकात आपकी बढ़ रही है, तो ये भी तो औकात है आपकी, इसको भी तो बढ़ना चाहिए। तो हर वो चीज जिससे आपका PPC बढ़ता है, आय वाला इमिग्रेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ट्रेनिंग, इन सब से आपका LRAS भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब LRAS देखो किस तरफ शिफ्ट मारेगा, वो ऐसा आपके पास राइटवर्ड शिफ्ट मार रहा होगा, LRAS 2। ठीक है, और नया पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास? कोई मसले वाली बात? अब मेरी बात सुनो बेटा, ये दो एग्रीगेट डिमांड को फॉलो करो, AD3, AD3 एंड AD4। AD3 एंड AD4 जो यहां पर हाइपर पे थे, यहां पर किधर थे, हाइपर इन्फ्लेशन में। अब किधर अपना इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, इधर, और क्या ये हाइपर पे रहेगा? ये हाइपर से ट्रेवल करके नीचे आ जाएगा। इसी को ले लें फॉर एग्जांपल AD4, ये प्राइस चल रही थी, सही है। नए इक्विलिब्रियम के हिसाब से प्राइसेस क्या आ रही है आपके पास, आप हाइपर के फेज से बाहर आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई मसले वाली बात? समझ गए? तो बेटा सप्लाई साइड पॉलिसी में आपको चारों मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, कोई टेंशन? अच्छा अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी की, फिर हम लोग क्लास को जरा चेंज मारेंगे, वहां पे जाएंगे वापस। मॉनेटरी पॉलिसी, बेटा मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्यों आती थी? मनी सप्लाई बढ़ने से। मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बेटा सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा, सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस। तो उलट करूंगा तो मनी सप्लाई क्या करनी है, मनी सप्लाई कम करूंगा तो इंटरेस्ट, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, प्राइसेस। एग्रीगेट डिमांड कम होने से ही आपके पास प्राइसेस कम हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी इन्फ्लेशन जो भी है, ये इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है, एग्रीगेट। तो हर वो ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्रीगेट डिमांड में अचीव होता है, वही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, बकाया ऑब्जेक्टिव अचीव, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या कम कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड। तो प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए बात को? क्लियर है?
रूम शिफ्ट मारे, जल्दी जाए। 2 मिनट रुके बेटा। जिंदगी है। बेटा एक्सपोर्ट पड़ेगा ना। 2 मिनट रुके, स्टार्ट करें वापस। पीछे लगा। बेटा हमारी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन तक कहानी एंड हो चुकी है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है या फिर एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाते हैं टू सॉल्व इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड को कम करते हैं, ठीक है। और आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे टू सॉल्व डिफ्लेशन। पीछे लगा दो, यहाँ से नजर नहीं आएगा। अब अगर पॉलिसी टू सॉल्व डिफ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन मैंने आपको बताई थी, बैड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वाली बैड डिफ्लेशन वो कैसे आती है? जब एग्रीगेट डिमांड आपके पास कम हो जाती है। तो हम लोग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी लगाएंगे? एक्सपेंशनरी। यहां पर नोट्स में मिस्टेक है, जरा बेटा करेक्ट करो इसको। ये लेस इनकम नहीं है, ये मोर इनकम है। मोर इनकम, कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी और आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। इसको करेक्ट करें अपने पास। नसीब चार्ज हो रही है जल्दी। हाँ अच्छा, बात सुन। ठीक है भाई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने क्या करनी है? बढ़ा देनी है। टैक्सेस क्या कर देने हैं आपने? कम कर देने हैं। कोई टेंशन यहां तक। अगर हमारे पास मनी की वजह से मसला आ रहा है कि मनी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड कम थी, तो इस बार आप मनी सप्लाई क्या करोगे? बढ़ा दो। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेंडिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। कोई टेंशन। ये बेटा नोट्स में आप लोगों के लिए एक ये डाला हुआ है जहाँ पे सारी पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है, कौन सी पॉलिसी कहाँ पर है? वैसे कितने हैं? ये बस पूछ लेगी तो। अगर हाँ जी। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन ज्यादा ही नहीं। ज्यादा होगी ना। क्या मैंने अभी बुक करेक्ट करवाया तो है, तो देखो। करेक्ट अभी तो करवाया है। अच्छा, उसके बाद बेटा पॉलिसीज एंड पॉलिसीज के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, रट्टा मत मारिएगा, आप अपनी तरफ से भी बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बना सकते हैं। आप तो मैंने 4 ऑब्जेक्टिव से लिंक करके बता दिया। 2 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक तो यहीं आ गए आपके। और अगर उसको एडवांस में लेके जाना चाहते हैं तो जो नोट्स में लिखा हुआ है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।